हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 55 के बारे में। और यह सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास नाम से काफ़ी फेमस है, जिसमें हम अभी तक 54 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारी एक स्पेशली प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास करके, उसकी आप सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स वीडियो सहित 854 पदों और कनिष्ठ सहायक 746 पदों उत्तराखंड पुलिस और पटवारी के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बात करने को दोस्तों हम इसमें मात्र 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, लेकिन 10 प्रश्नों से संबंधित 100 प्रश्न बनाकर हम इसमें पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ में भी अधिक से अधिक शेयर आपको वीडियो जरूर करनी है। चलिए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि बिरादरी पंचायत जनजाति का राजनीतिक, यानी कि बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बुक्सा। और ये जो एग्जाम पेपर मैं आपको करा रहा हूं, यह एग्जाम पेपर है 16 मार्च 2021 को जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वैयक्तिक सहायक का ऑनलाइन एग्जाम पेपर कराया गया था उसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी इसमें डाल दिया होगा। ठीक है, तो बिरादरी पंचायत इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइब, कौन सी ट्राइब का है? बुक्सा ट्राइब का है। मैंने आपको इससे पहले 1 से 2 पार्ट पहले भी बताया था दोस्तों कि जो बोक्सा जनजाति है ना वह किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो मंगोलायड समूह के अंतर्गत यह आती है। और बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जो कि न्याय और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी रहती है। इस बिरादरी पंचायत में दोस्तों कुल 5 सदस्य होते हैं। और बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तख्त होता है। याद रखना आपको कि बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तख्त होता है। फिर तख्त के नीचे क्या आता है? मुंसिफ आता है। मुंसिफ मुंसिफ के नीचे एक दरोगा आता है, और दरोगा के नीचे क्या आते हैं? फिर 2 सिपाही होते हैं। यानी कि अगर आपसे बात करें कि अगर आपसे आने वाले एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी पूछता है कि जो बोक्साओं की बिरादरी पंचायत थी उसमें सदस्यों को उनके अधिकारी क्रम के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए, तो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसमें तख्त होता है जो कि बिरादरी पंचायत का मुखिया कहलाता है। उसके नीचे क्या होता है? मुंसिफ होता है। उसके नीचे फिर होता है दरोगा, और दरोगा के नीचे होते हैं फिर क्या? 2 सिपाही। यानी कि सबसे छोटा जो अधिकारी होगा वह इसमें सिपाही होगा। ठीक है, और बिरादरी पंचायत के जो सदस्य होते हैं यह वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर देने हैं। बाकी बुक्सा जनजाति के बारे में आपको बता चुका हूं कि बुक्सान इन्हें कहा जाता था। आईने अकबरी पुस्तक में बुक्सान का प्रयोग इनके लिए किया गया है। और सर्वाधिक बोक्सा लोग कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर जनपद में रहते हैं, और देहरादून में भी ये रहते हैं। यह अपने आप को पवार राजपूत बताते हैं, लेकिन मुख्यतः ये कहते हैं मंगोलाइट परिवार समूह के अंतर्गत आते हैं। और बोक्सा जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है? तो बोक्सा जो जनजाति है वह 5 उपजातियों में विभक्त है। इनके जो कुलदेवी के रूप में जाने जाते हैं, या कुल देवता हाँ, इनके कुलदेवी के रूप में चैती जो हमारा मेला होता है, बाला सुंदरी देवी इनकी कुलदेवी के रूप में जानी जाती है, जिनके दरबार में हमारा चैती मेला लगता है। इसी बाला सुंदरी देवी को कहीं कहीं आप दोस्तों चामुंडा देवी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जादू टोने के लिए काफ़ी प्रचलित मानी जाती है बोक्सा जनजाति। और अगर हम बात करें इनके ग्राम देवता, तो सकरिया देवता इनके ग्राम देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनका जो परिवार होता है वह पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। ठीक है, और जो ये बिरादरी पंचायत है यह दोस्तों वर्तमान समय में समाप्त हो गई है, और इसके स्थान पर बोक्सा परिषद की स्थापना कर दी गई है। इतने पॉइंट आपको बोक्सा जनजाति से याद रखने हैं। और इस बोक्सा को जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? तो 1967 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। पोस्टमार्टम हो गया है बोक्सा जनजाति का। इससे पहली वाली वीडियोज में भी मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम चीजें ही बताई हैं। अगला क्वेश्चन 12वां देखिए दोस्तों। कितनी बार आपको नहीं बताया होगा ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था? यानी कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, डायरेक्टली पूछ लिया गया है। तो भूदेव दोस्तों, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के राजा भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये भूदेव कौन है? जिन्हें आप अधिकतर पढ़ते हैं ललित पुत्र भूदेव के नाम से। मैंने आपको जब कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में बताया था दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश का पोस्टमार्टम बहुत बार करा चुका हूं, जिसमें जो उसका दूसरा परिवार होता है निम्बर परिवार, जिसके संस्थापक निम्बर होते हैं। फिर निम्बर का पुत्र आता है इष्टगण, फिर इस इष्टगण का पुत्र आता है ललित सूरदेव, और ललित सूरदेव का पुत्र होता है फिर कौन? भूदेव। और भूदेव के द्वारा ही दोस्तों बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, और पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में
भूदेव के राजा बनने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि भूदेव के राजा बनने का उल्लेख हमें किस ताम्रपत्र में मिलता है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, तो और द्वितीय परिवार का अंतिम जो शासक था कार्तिकेयपुर राजवंश में, वो भी कौन था? भूदेव ही था। इसके पिता का नाम क्या था? ललित सूर्यदेव था। और ललित सूर्यदेव से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण हेतु भूमि दान किस कत्यूरी शासक ने करी थी? तो ललित सूर्यदेव ने करी थी। इस प्रकार से आपको ना चीजों को रिलेट करते हुए देखना है। ठीक है, और ललित सूर्यदेव को कार्तिकेयपुर राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के रूप में भी जाना जाता है। आप देखिए, जो ये बैजनाथ मंदिर है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? बागेश्वर जनपद में स्थित है। और बागेश्वर जनपद के गरुड़ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्या? हमारा बैजनाथ मंदिर। और बैजनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर यह स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा भूदेव के द्वारा कराया गया था और नागर शैली में बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया। और बैजनाथ मंदिर का जो ये क्षेत्र है, इसे प्राचीन समय में कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना, यानी कि अगर आपसे पूछा है कि कत्यूर घाटी कहाँ स्थित है, तो वो बागेश्वर में ही स्थित है। और बैजनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र ही कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता था। इसी बैजनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर में दोस्तों आदमकद पार्वती की मूर्ति भी स्थित है। यहाँ पर महालक्ष्मी नारायण मंदिर, ब्राह्मणी देवी मंदिर स्थित है। और उत्तराखंड की सबसे पहली कृत्रिम झील भी बैजनाथ मंदिर के सामने ही बैजनाथ झील के नाम से जानी जाती है। इसी बैजनाथ मंदिर के पास में दोस्तों कोट ब्राह्मणी मंदिर स्थित है, जो कि कत्यूरियों की कुल देवी के रूप में भी जानी जाती है। देखिए दोस्तों, कत्यूरी की कुल देवी में मां नंदा देवी को भी जाना जाता है, कोट ब्राह्मणी देवी को भी जाना जाता है और जिया रानी को भी जाना जाता है। तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, जो भी एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल जाए वहां पर सही कर लेना है आपको। ठीक है, और ये तो था बैजनाथ मंदिर की कहानी। एक दोस्तों हमारा क्या है, बागनाथ मंदिर भी है। अगर आपसे पूछा जाता कि बागनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किसने कराया, यानी कि बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वहां पर आंसर हो जाता आपका, तो कौन दोस्तों? लक्ष्मी चंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो चीजें दोस्तों एक दूसरे से रिलेट करके पूछी जा रही हैं, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व आउट करके आएंगे। अगला 13वां क्वेश्चन, ये दोस्तों आपको मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया था कि उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन कराया गया था? ये दोस्तों उत्तराखंड में ही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का या भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो उत्तराखंड के देहरादून में देश का या भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन आयोजित कराया गया था। किसके द्वारा आयोजित कराया गया था? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। इसे दोस्तों सितंबर 2019 में, यानी कि 7-8 सितंबर 2019 को देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में कराया गया था। और देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में इस हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। और इस हेलीकॉप्टर सम्मेलन की थीम थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी विस्तार। तो अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 2019 में, 7 से 8 सितंबर 2019 की बात है, जो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा करवाया गया था। इतने पॉइंट आपको इस हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन से याद रखने हैं। और ये भारत का और देश का और उत्तराखंड का भी क्या है, पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है कि उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आप देखिए दोस्तों, इतना सरल प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछा जा रहा है। ये प्रश्न खुद आज तक उत्तराखंड के इतिहास में 10वीं या 11वीं बार ये प्रश्न पूछा जा रहा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इससे पहले आबकारी में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें और अंतिम राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, उत्तरांचल नाम से। तो उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को ही भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था। और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य कौन से क्रम का राज्य है भारत की कंडीशन में? तो 27वें क्रम का राज्य था जब इसका गठन हुआ था, और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें नंबर का राज्य था। इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको बहुत बार चीजें बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश पृथक राज्य विधेयक 2000 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था, जो कि एक बार पूछा भी गया है, तो 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तरांचल पृथक राज्य गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद 1 अगस्त
2000 को लोकसभा के द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद दोस्तों 10 अगस्त 2000 को इस विधेयक को राज्यसभा के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई थी। एट लास्ट वन 28 अगस्त सन 2000 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन जी के द्वारा भी इस पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसी के बाद दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और एक ही प्रश्न से मैंने यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब लोकसभा में रखा गया, 27 जुलाई सन 2000 को। लोकसभा में पारित कब हुआ, 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को। इसके बाद में प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे जिन्होंने उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। उस टाइम पे राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी, जिन्होंने 28 अगस्त 2000 को उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक को मंजूरी दी थी। सरकार किसकी थी, NDA की थी। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी कारण 9 नवंबर सन 2000 को ही दोस्तों क्या मनाते हैं, उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी सन 2007 से उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया दोस्तों, उत्तराखंड कर दिया गया है। इसी कारण उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं। और जितने भी फैक्ट दोस्तों मैंने आपको बताए ना, सभी आपको याद रख लेने हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण एक फैक्ट आपसे बन जाता है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे कौन, KR नारायणन जी। एक प्रश्न यहां से और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बनता है वो बनता है कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से उत्तरांचल पृथक राज्य के गठन की घोषणा की गई थी, या उत्तराखंड पृथक राज्य के गठन की घोषणा की गई थी। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा जी, जिन्होंने 15 अगस्त 1996 को लाल किले से उत्तराखंड पृथक राज्य गठन की घोषणा करी थी, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो घोषणा के संदर्भ में HD देवेगौड़ा जी का नाम याद रखना है, जो कि प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति जिसने मंजूरी दी वो थे कौन, KR नारायण जी। जब उत्तराखंड राज्य बना उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर ऐसे प्रश्न एग्जाम में दोस्तों गलत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 15वां क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में के देवभूमि मॉम संग्रहालय स्थित है, यानी कि के देवभूमि वैक्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोस्तों स्थित है कहां पे, देहरादून जनपद में स्थित है। और देहरादून जनपद के अंतर्गत मसूरी में हमारा क्या है, के देवभूमि मॉम संग्रहालय स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों, मसूरी में स्थित है। और मसूरी का पोस्टमार्टम इससे पहली वाली वीडियो में ही आपको मैं करा चुका हूं। तो देवभूमि मॉम संग्रहालय कहां स्थित है, मसूरी देहरादून में यह स्थित है। अब दोस्तों देहरादून में हमारे कई सारे अन्य मुख्यालय या संग्रहालय भी स्थित हैं, जैसे कि क्या, उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और हमारा गढ़वाल मंडल GMVNL गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है। उरेडा का मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है। उरेडा का मुख्यालय बहुत सारी किताबों में दोस्तों अल्मोड़ा दिया गया है। मैंने भी शायद इससे पहले आपको अल्मोड़ा कराया होगा, लेकिन वर्तमान में जब इसकी स्थापना हुई ना अप्रैल 2001 में, तब इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में था। लेकिन वर्तमान समय में उरेडा का मुख्यालय कहां है, देहरादून में स्थित है। यह भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय अल्मोड़ा में है, सॉरी देहरादून में है, ठीक है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, साइबर ट्रेनिंग सेंटर भी कहां है, देहरादून में है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय कहां है, यह भी देहरादून में है। अब दोस्तों उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय तो देहरादून में है, लेकिन इसकी स्थापना देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई है। कहीं कहीं 2015 दी गई है, कहीं कहीं 2016 दी गई है। तो अधिकतर किताबों में 2016 दी गई है, इसलिए आप इसकी आंसर 2016 ही माने। इससे पहले शायद मैंने किसी पोस्टमार्टम क्लास में आपको उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद 2015 बता दिया था, तो आप उसे संशोधित करके 2016 कर लीजिएगा। और 2016 ऑप्शन में नहीं आएगा, तब आप वहां पे 2015 कर लीजिएगा। हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी वहीं स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो भी देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में स्थित है। और कई सारे मुख्यालय हमारे देहरादून में स्थित है, जो कि मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। इतने वर्ड आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। पंजाबी अकादमी, मानसिक रोग संस्थान, ये सारी चीजें, लोक सेवा अधिकरण भी हमारा कहाँ है, वो देहरादून में ही स्थित है, जो कि एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, लोक सेवा अधिकरण, ठीक है। केंद्रीय मृदा जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी देहरादून में ही स्थित है, ठीक है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान भी हमारा देहरादून में ही स्थित है। और वन्य जीव संस्थान तो आपको बताइए कि देहरादून में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको सारे यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। आगे बात करते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। और यह प्रश्न भी उत्तराखंड के एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार दोस्तों उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है। ये 3 जनपद कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया देहरादून, ठीक है। इसके साथ साथ में
पौड़ी गढ़वाल में भी इसका विस्तार पाया जाता है और हरिद्वार में भी इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इस कारण आपको यहाँ पे आंसर देहरादून ही मानना था। और पौड़ी और हरिद्वार दोनों ऑप्शन में भी नहीं दिए हैं, इस कारण यहाँ पे देहरादून आपको इसका आंसर मानना था। और ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संस्थान, ये दोस्तों ऐसे टॉपिक है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा भाई यहाँ से प्रश्न। अब थोड़ा सा चलिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पोस्टमार्टम दोबारा कर लेते हैं, कि या तो बहुत बार है फिर भी कर लेते हैं। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। यहां से एक प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के मतलब भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के एक गवर्नर जनरल के नाम पे रखा गया है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया है। इस कारण इस उद्यान का नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। किसके नाम पे? सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा गया था, जो कि भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। 3 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ में आपको यहां से याद रखना है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? सर्वाधिक दोस्तों ये हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए? हाथियों के लिए सर्वाधिक फेमस है। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी। चीला वन्यजीव विहार, मोतीचूर वन्यजीव विहार और राजाजी वन्यजीव विहार को मिलाकर इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों सन 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 2016 में। कहीं कहीं इसका आंसर आपको 2015 भी मिलेगा, लेकिन अधिकतर जो सफिशिएंट आंसर अधिकतर किताबों में 2016 ही दिया गया है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान को किया गया था, 1973 में किया गया था, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इतना पॉइंट आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से याद रख लेने हैं। पोस्टमार्टम हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये भी अच्छा प्रश्न है कि पहाड़ी राज्यों में कारोबार में सुगमता या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणी क्रम क्या है? देखिए दोस्तों, पहाड़ी राज्य यहां पर बोल दिया है। और ये प्रश्न मैं बताऊं, अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन भेजना चाहते हैं ना, भेज सकते थे, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। अगर हम बात करें पहाड़ी राज्य में, तो पहाड़ी राज्यों में आ जाता है कौन सा? हिमालयी राज्य। हिमालयी राज्य वर्तमान समय में हमारे 10 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हट गया है, वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, अब हिमालयी राज्यों के क्रम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणी क्रम है दोस्तों दूसरा। कौन सा है? दूसरा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए 10वां, पहला, तीसरा या चौथा, तो दूसरा ऑप्शन में नहीं है। आयोग ने इसका आंसर माना है क्या? पहला। तो आप शायद आयोग ने कहीं पढ़ा हो पहला, लेकिन मैंने जितने भी दोस्तों न्यूज चैनल्स देखे या जितने भी मैंने उस टाइम पे न्यूज़पेपर, शायद मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन करा रखा है, तो वहां पर दूसरा ही है। ठीक है, पहला हिमाचल प्रदेश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पे। उत्तराखंड मतलब भारत में पहले स्थान पे पहाड़ी राज्यों के क्रम में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? उत्तराखंड है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका आंसर माना है पहला, तो आप भी पहला ही मानते हुए चले, क्योंकि दूसरा तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो पहाड़ी राज्यों में कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणी क्रम क्या है? पहला ही आप मान के चले, पहाड़ी राज्यों में। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल पूछा जाए कि भारत के सभी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो भारत के सभी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का 11वां स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि शायद सितंबर 2020 में आई थी, उसमें उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है? 11वां है। पहले स्थान पर क्या है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और तीसरे स्थान पर हमारा क्या है दोस्तों? सॉरी, 11वें स्थान पर हमारा क्या है? उत्तराखंड है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करना है। और अगर हिमालयी राज्यों के क्रम में पूछा जाएगा, तो हिमालयी राज्यों के क्रम में यूके+C उत्तराखंड को पहला मानता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, तो आपको भी उत्तराखंड को ही पहला मानना है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का स्थान पूछा जाएगा, तो इंडिया 63 स्थान पर है। ठीक है, यानी कि बिजनेस करने के लिए कैसी प्रकृति है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, क्या क्या सुगमताएं यहां पर हो सकती हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कि वन आवरण, यानी कि आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि नैनीताल को दोस्तों, नैनीताल में परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और देखिए ये जो वन रिपोर्ट पे परिवर्तन है ना दोस्तों, 2017 की जो आपकी वन रिपोर्ट है और 2019 की जो वन रिपोर्ट है, वो दोनों लगभग सेम है। 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट आई है। वन रिपोर्ट का पोस्टमार्टम मैं आपको इससे पहली बार वीडियो में करा चुका हूं, इसलिए यहां पर 1 से 2 ही फैक्ट बात करेंगे कि उत्तराखंड में परसेंटेज के आधार पर, देखिए प्रतिशतता के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत, तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला जिला या सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है हमारा कौन सा दोस्तों? नैनीताल। और उत्तराखंड में सबसे कम
वनावरण प्रतिशत वाला जिला पूछेगा, सबसे कम वाला पूछेगा तो हो जाएगा उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है, तो सर्वाधिक 1% वाला जिला है नैनीताल और सबसे कम 1% वाला जिला है उधम सिंह नगर जनपद। और नॉर्मली आपसे प्रतिशत ना पूछे और नॉर्मली प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो वह है पौड़ी गढ़वाल। और वहीं पूछे उत्तराखंड में सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है, वह है दोस्तों उधम सिंह नगर। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं परसेंटेज और अदर के बेस में। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है हमारा कि दोस्तों कि 15वीं वन रिपोर्ट 2017 की अपेक्षा 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वनावरण वनावरण में वृद्धि उत्तराखंड के किस जनपद में हुई है, तो सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि हुई है दोस्तों वह हुई है उत्तरकाशी जनपद में। करीबन करीब 8 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे वनावरण बढ़ा हुआ है। और सबसे वनावरण में सबसे कमी कहां पर हुई है 2017 की अपेक्षा 2019 में, तो वो हुई है नैनीताल में। और ये टॉपिक दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक है ना, ये रिपोर्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 परीक्षा वाली किताब जो नया लेटेस्ट एडिशन है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां से तो आप ये वन रिपोर्ट बिल्कुल ना पढ़े, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे यार। ठीक है, वहां से बिल्कुल भी ना पढ़े आप ये वन रिपोर्ट को। ठीक है, बाकी इनका क्रम भी आप याद रख ले। कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो वहां पर पौड़ी गढ़वाल वनावरण वाला जिला है, यानी कि सबसे ज्यादा वन पौड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन पौड़ी ऑप्शन में ही नहीं होगा। उसके बाद में कहां पे पाए जाते हैं, फिर पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में सॉरी पहले पौड़ी में पाए जाते हैं, उसके बाद नैनीताल में पाए जाते हैं, नैनीताल भी ऑप्शन में नहीं होगा। फिर उत्तरकाशी दे देगा आपको, तो वहां पर आपको उस कंडीशन में उत्तरकाशी सही करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा शायद आबकारी के पेपर में या फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में इस प्रकार का प्रश्न एक पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस जनपद में पाए जाते हैं, तो वहां पर आंसर दिया गया है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आंसर क्यों दिया गया है, क्योंकि वहां पे पौड़ी और नैनीताल दोनों ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो आपको ना कुछ चीजें ऐसे रिलेट करते हुए भी पढ़ते हुए चलनी पड़ेंगी। तो ये फैक्ट आपके यहां से क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं बाकी इसी के साथ। फिर दोस्तों अलग अलग टर्म आते हैं हमारे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है, तो नैनीताल सर्वाधिक सघन वन वाला जिला है। सबसे कम सघन वन वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार सबसे कम सघन वन वाला जिला है। उत्तराखंड में सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक मध्यम सघन वाला जिला है। सबसे कम मध्यम सघन वाला जिला कौन सा है, वन वाला जिला उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड में सर्वाधिक खुला वन वाला एरिया कौन सा है, वो है पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम खुले वन कहाँ पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर जनपद में पाए जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये प्रश्न मैंने आपको करंट अफेयर्स में करा भी चुका हूं दोस्तों, वहां से आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड बजट 2020-21 में कितना प्रावधान किया गया है, तो 215 करोड़ का प्रावधान कैंपा योजना के अंतर्गत किया गया है। कैंपा होता क्या है, इसका पूरा पोस्टमार्टम मैंने जो अभी मार्च माह के करंट अफेयर्स की आपको वीडियो प्रोवाइड करी है ना, वहां पर बताया है कि 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड राज्य का बजट उत्तराखंड के बतौर वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री उस टाइम के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा रखा गया था। उसके कुछ ही समय बाद आपको बताया कि उनकी लंका लग गई थी और बाद में वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री बन गए कौन, तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने एक महीने में ही बिल्कुल खतरनाक से अपना नाम कमा लिया है, पूरे इंडिया में फेमस हो चुके हैं वो। ठीक है, तो 215 करोड़। बाकी बजट के बारे में जो भी प्रावधान है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कौन कौन सी योजना के लिए कितना धन आया है, क्या क्या विकास के उद्देश्य हैं, क्या क्या चीजों पर प्रोन्नति होने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको मार्च माह के करंट अफेयर्स की वीडियो में करा चुका हूं। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके भाई देख लीजिएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी। यानी कि डायरेक्टली ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि कुमाऊं मतलब अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, डायरेक्टली पूछा जा रहा है। यानी कि कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग कब स्थापित की गई थी, 1912 में स्थापित की गई थी। किस नाम से, अल्मोड़ा कांग्रेस नाम से। तो ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा यार, इतना सरल क्वेश्चन भी अगर आप गलत करके आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित से किस वर्ष कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी, 1912 में। किस नाम से की गई थी, अल्मोड़ा कांग्रेस के नाम से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, ज्वालादत्त जोशी जी, सदानंद सनवाल जी और बदियत पांडे जी, इनके द्वारा यहाँ पे अल्मोड़ा में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी कुमाऊं के कांग्रेस की एक विंग के रूप में। यहीं से दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, 1914 से हुई। और यह प्रश्न ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आयोग इसका आंसर 1914 ही मानता है, तो आपको भी 1914 ही मानना है। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन 1914। और यहीं से एक और प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में। कहां हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। किस किसने करी थी, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में अल्मोड़ा में की थी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। बाकी दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी, सॉरी 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। और 1926 में इसी कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हो गया था, इस अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। तो इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। बाकी दोस्तों और भी कई सारे फैक्ट है यहाँ पे, जैसे कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी और सरोरा सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला जी ने करी थी। इसी प्रकार से होम रूल लीग 1914 से शुरू हुई थी और
कई सारे फैक्ट्स यहाँ पे बन के आ जाते हैं हमारे, तो वो हम कभी बाद में बात कर लेंगे कि 1857 की क्रांति में जो प्रथम क्रांतिवीर थे वो थे कालू सिंह मेहरा जी। इस प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं ये हम कभी बाद में भी बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक और जैसे हमारा हैप्पी क्लब है, ऐसे ही एक और क्लब है, मुझे उसका एक तो डिबेटिंग क्लब हो गया 1870 जो कि पहला क्लब था, उसके बाद में हैप्पी क्लब हो गया 1903 जिसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, और प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में हुई थी, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। और ये सारे फैक्ट्स ना आपको याद रख लेने हैं, इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। और 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, 1926 में कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। यहाँ पर देखिए आप 10 प्रश्नों से ना मैंने आपको कम से कम दोस्तों 150 क्वेश्चन तो बताए होंगे, और ऐसे प्रश्न है ना जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। बस आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते हुए चलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।